आज हम देखते हैं बेटा ओम्स लॉ। 10th क्लास में भी आप ओम्स लॉ को पढ़ के आए हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल सा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या जला लिया है, एक बल्ब जला लिया है। ठीक है, ये बल्ब हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। और ये बैटरी कैसी है, ये वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल क्या मतलब क्या है, इससे मिलने वाला जो ईएमएफ है या जो वोल्टेज है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने क्या लगाया, एक सीरीज में एमीटर लगाया। एमीटर किस काम में आता है कि कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। उस करंट को जब हम मेजर करेंगे, उस डिवाइस का, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होगा, एमीटर। और एमीटर के बाद अब पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब को कितना मिल रहा है, यानी कि पोटेंशियल जो है बल्ब को कितना मिल रहा है। ये फ्लो तो हमने किया ही नहीं, ये हमारी की जो है वो ऑन है। ठीक है, सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा। अब बल्ब के दोनों टर्मिनल के अबाउट कितना पोटेंशियल है, कितना इसको पोटेंशियल मिल रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ये हम लगा लेते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा, ये बात याद रखिएगा बेटा, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, वोल्ट मीटर हमेशा ही पैरेलल में लगता है और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ये हम 3rd क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ऐसे लगता है। ठीक है, तो एक एमीटर लगाया ये देखने के लिए कि करंट जो है, ये आई जो है हमारा, कितना मिल रहा है बल्ब को। अब एक वोल्ट मीटर लगाया ये देखने के लिए कि इसके जो टर्मिनल है उनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और साथ में जो बैटरी ली है ये क्या है, वेरिएबल बैटरी है, मतलब इसका पोटेंशियल जो है वो कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। अब हम क्या चीज, कौन सी चीज को हम कम या ज्यादा करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए वेरिएबल बैटरी है, मतलब इसका पहले भी हमने 2-3 बार बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली इसका जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। क्या है, 5 वोल्ट है। तो यहां से जो हमारा करंट है वो मान लेते हैं इसके ऊपर, एक बार सपोज कर लेते हैं बेटा, जो करंट है वो कितना आया, 1 एम्पियर हमने मेजर कर लिया। कितना मेजर कर लिया, 1 एम्पियर जो करंट जो है वो मेजर कर लिया। पोटेंशियल कितना कर लिया, 5 वोल्ट। अब पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल को बढ़ाने लग गए, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि पोटेंशियल हमने कर दिया 10 वोल्ट। तब जाके हमने देखा कि एमीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है, मतलब हमारा करंट जो है, भैया तुम भी बताओ कितने हो। तो करंट कितना है हमारा, 10 वोल्ट पे हमने पाया कि करंट हमारा 2 एम्पियर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हमने पोटेंशियल बढ़ाया। पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया, 15 वोल्ट, और देखा कि करंट कितना हो गया अब 3 एम्पियर। तो इससे हमारे एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई, कि हम भैया पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं और साथ ही साथ करंट बढ़े जा रहा है अपने आप। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला या इससे क्या रिजल्ट हमें मिला, कि जो पोटेंशियल है सर्किट का वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। या फिर आपको जो बुक में जो है आपको दोनों तरीके से मिलेगा बेटा। या फिर ऐसे लिखेंगे कि करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के। मतलब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो पोटेंशियल की भी तो बढ़ेगी ना। तो बुक में आपको दोनों तरीके से मिलेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो हम क्या देखते हैं कि जो V यानी कि पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, साथ साथ इंक्रीज होंगे और साथ साथ क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। किसी एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, किसी एक को डिक्रीज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो यही था हमारा ओम्स लॉ। क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन भैया ये तो हमने 10th क्लास तक पढ़ा था, अब 12th में है तो कुछ डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब इसके साथ हम एक नई चीज जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे कि
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, ये तो ओम्स लॉ ने बताया ही बताया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल और केवल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, दोबारा से सुनिए, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अब ये फिजिकल कंडीशन क्या आ गई? फिजिकल कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर। भैया क्या, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर 20 रूम टेम्परेचर है, फिर जो है सर्किट के जो वायर वगैरह हैं वो गर्म हो गए, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर हमारा वरी किया जा रहा है, तो ओम्स लॉ जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं है। ये हमें साफ साफ लिखना पड़ेगा बेटा इसके अंदर। दूसरी बात, स्ट्रेन जो है हमारा, जो वायर है वो कितनी खिंची हुई है, ठीक है, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, अंडर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अंडर फिजिकल कंडीशन, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन बेटा, under constant physical conditions, that is temperature, strain, ठीक है, इन सब के ये सब अगर कांस्टेंट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और दोबारा से बता रहा हूं बेटा, बुक के अंदर आपको दोनों तरीके से मिलेगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V भी मिलेगा और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I भी मिलेगा। किसी बुक में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I मिलेगा, किसी में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V मिलेगा, और बाद में इसी को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I भी लिख देंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा इसमें, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट is directly proportional to current following। क्या समझ में आया? दोबारा से देखिए, अगर फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, स्ट्रेन कांस्टेंट कर दी जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर जैसे हमने लिखा है वैसे बोले कि तो सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे। अगर कोई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बताता है वो भी बाद में फिर यही कंडीशन लेके आएगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। तो अब यहां से हम बड़े समझदार हैं, बहुत फिजिक्स पढ़ी है हमने, तो क्या जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो वैसे ही यहां भी कोई कांस्टेंट आएगा बेटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल में, ठीक है। तो v इक्वल्स टू, अब यहां कांस्टेंट आना है, उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, r i। अब इसी को और अच्छे तरीके से अरेंज करें, जैसा कि आप 10th में याद करते हुए आए हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। ये है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको ये बात और ऐड करनी पड़ेगी 10th से अलग, कि फिजिकल कंडीशन इसके अंदर कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल, ठीक है। और ओम्स लॉ को जो डिवाइस फॉलो करेगी उसका ग्राफ कैसा बनेगा वीआई का, तो आप देख सकते हैं बेटा, यहां से 5 वोल्ट 1 एम्पियर, 10 वोल्ट 2 एम्पियर, 15 वोल्ट 3 एम्पियर, मतलब कॉन्स्टेंटली इसके साथ ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर वीआई ग्राफ हम बनाना चाहें इसका, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। वीआई ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये था हमारा ओम्स लॉ। अब इसके साथ साथ बेटा इसको आप लिखना बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल साफ साफ लिखना है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये ओम्स लॉ जो है ये हमने बना दिया V इक्वल टू आई आर,
ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ कहाँ है, कैसे ओम ने ये बता दिया कि जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहाँ से निकल के आई ये बात। तो इसको ये बेटा आपके जो पेपर के यानी कि एग्जाम के अंदर जो आता है वो केवल इतना ही आता है, व्हाट इज ओम्स लॉ ना, डिफाइन ओम्स लॉ, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है वो आपको इतना ही याद रखना है या फिर इतना ही आपको समझना है, समझ के चलना है। इसके ऊपर कंफर्म है कि न्यूमेरिकल आता है आपके पास एग्जाम में, न्यूमेरिकल जो है ओम्स लॉ के ऊपर बिल्कुल आता है, और वो न्यूमेरिकल भी आपके ऑप्शन में होता है, ऑप्शन मिलते हैं उसके, क्वेश्चन आपको निकालना होता है 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। लेकिन अब देख लेते हैं, थोड़ी सी देर का है, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ओम्स लॉ को जो हम बोल रहे हैं ना, ये आया कहाँ से, कैसे हम जो पोटेंशियल है उसको करंट के प्रोपोर्शनल किए जा रहे हैं अपने आप से, ठीक है। तो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे ही करवा देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो हमें इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या आया था, I इक्वल टू ANE VD, ऐसा कुछ रिलेशन आया था। ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एन क्या था नंबर डेंसिटी, ई था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वीडी क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना है रिलेशन V और I के बीच में। I हमारे पास है, I मिल गया। अब V लेके आना है कहीं से। अब तुम बोलोगे कि देखो V तो ये है, V यहाँ भी है, तो बेटा ध्यान रखना ये क्या है, ये है वेलोसिटी और ये क्या है पोटेंशियल, ठीक है। तो वो पोटेंशियल और वेलोसिटी दिख आपको एक जैसे रहे हैं कि V वही V वो है, V ये है, लेकिन ये दोनों क्या है सेम नहीं है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है कैसे भी करके इसके अंदर पोटेंशियल ले आए तो I और V में रिलेशन बन जाएगा। इस I को नहीं तंग करेंगे हम, I को यहीं पड़ा रहने देंगे और इस VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं हम, क्या होती है ANE VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटा, याद कीजिए जल्दी से, क्या थी -e टाउ बाय m, ऐसा कुछ था। लेकिन मैग्नीट्यूड के टाइम पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड लेके चले अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो यहां से देखिए VD की जो वैल्यू है मैं वो वहीं से पुट कर रहा हूं, एक ही ये है बेटा, एक ही वो आएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा ई का, ई टाउ बाय m। अब यहां अगर पूछे कि ये कैपिटल ई और जो स्मॉल ई है हमारा, ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल ई तो अंडरस्टूड है हमारा, फर्स्ट यूनिट से इसी को पढ़ते आ रहे हैं, और मैंने बताया था कि इसी के ऊपर जो है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो है, पिछले जब सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था तो फर्स्ट सेमेस्टर इस चार्ज में यानी कि इस ई में ही निकल जाता था। तो ई क्या है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर कंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा था क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इस E और V में रिलेशन है, बन सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोबारा से याद कीजिए, I और V के बीच में रिलेशन निकालना है। I हमारे पास है, V हमें कहीं से भी लेके आना है। अब V लेके आना है, A से तो हम V नहीं लेके आ सकते, पोटेंशियल नहीं लेके आ सकते, क्योंकि एरिया और पोटेंशियल में क्या रिलेशन, N यानी कि नंबर डेंसिटी में भी हम पोटेंशियल को नहीं खींच सकते बीच में। हाँ, E से बात बन सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमने कहीं ना कहीं रिलेशन पढ़ा है। वो क्या रिलेशन था बेटा, वो रिलेशन था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल मल्टीप्लाई डिस्टेंस, सॉरी गड़बड़ है, जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे भी करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम
डी से मल्टीप्लाई करवा दें डिस्टेंस। अब एक बात और देखिए, इस डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लेंगे, हमने तो कंडक्टर लिया था, वैसे अगर स्टेप वाइज समझोगे तो समझ में आएगा बेटा। हमने क्या किया था, कंडक्टर लिया था कोई, और उस कंडक्टर की जो लेंथ थी वो हमने क्या मानी थी, एल मानी थी। तो इस डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस की जगह हम डी ना लेकर के क्या लेंगे, यहां से यहां जा रहा है चार्ज करिए हम मान लेते हैं, तो डिस्टेंस की जगह हम क्या लेके चलेंगे, एल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, एल। तो अब यहां से अगर ई की वैल्यू निकालें तो क्या, इसी को खत्म करना है ना, इसी की जगह वी लेके आना है, तो ई की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, वी अपॉन एल, ऐसा कुछ होगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, सीधा पुट कर देते हैं, ई की जगह पे क्या पुट करना है, वी बाई एल, तो यहां से आ जाएगा वी बाई एल। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, v को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, v को एक साइड और बाकी सब को दूसरी साइड ले आते हैं। कैसे, देखिए v को इसी साइड रहने दीजिए, v को मैं इस साइड लिख लेता हूं पहले से ही, बाकी सब को इस i के साथ लेके आना है। तो ml ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा, a n e स्क्वायर और टर्म, ठीक है, और साथ में क्या बचा, इसको आप अच्छे से अरेंज कर सकते हैं बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है अच्छे से और फिजिक्स भी आप पढ़ते आ रहे हो, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। क्या करना है, v को अलग रखना है, बाकी सब i की तरफ भेज दीजिए, क्योंकि हमने इसी के अंदर रिलेशन ऐसा ही बनाया है, v को अलग रखा है, i के साथ है जो कुछ भी, ठीक है। तो अब यहां से देखिए बेटा, v इज इक्वल टू क्या आया, ml बाई a n e स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाई i, ठीक है। अब v और i के बीच में रिलेशन हो गया हमारा, बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब जो बाकी बची चीज है उसको हम r पुट करेंगे, इतना तो हम रिलेशन देख के बता सकते हैं, दिखाई दे रहा है साथ में, v की जगह v है, i की जगह i है, और बाकी जो बच गया उसकी जगह क्या आएगा, r। और हम बता रहे हैं कि r कांस्टेंट है, यहां से कांस्टेंट ही निकाला है ना, तो ये r कांस्टेंट कैसे ही देख लेते हैं हम। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है बेटा, l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ जितनी ले ली है हमने सर्किट के अंदर कंडक्टर की वो फिक्स रहेगी, क्योंकि स्ट्रेन फिजिकल कांस्टेंट कंडीशन क्या है, हमने कांस्टेंट रखी है, तो स्ट्रेन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, एल भी क्या है, कांस्टेंट है हमारी। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेके चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो भी हमारा कांस्टेंट है। नंबर डेंसिटी किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट होती है पहले से ही, और ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। अब टाउ की बात रहती है, ठीक है, ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब कोलिजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कोलिजन किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोलिजन डिपेंड करते हैं बेटा टेम्परेचर पे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ज्यादा कोलिजन, उतना ही टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कम। तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो कोलिजन भी कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट कोलिजन होंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, अब ये पूरी की पूरी चीज क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या नाम देंगे, आर। तो v इज इक्वल टू आर आई या फिर आई आर, हो गया अप्रूव हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। लेकिन ये बेटा आपको याद, मतलब ऐसे ही समझ लीजिएगा, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद इसमें से क्वेश्चन निकल आए थोड़ा बहुत, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। और बोर्ड एग्जाम तो वैसे भी अब की बार जो है लॉकडाउन के कारण स्कूल तो लग नहीं रहे, तो ऑनलाइन पढ़ाई में जो है हरियाणा सीबीएसई ने तो सिलेबस कम कर दिया है, हरियाणा बोर्ड भी क्या है सिफारिश कर चुका है कि सिलेबस कम किया जाए, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपको जो पेपर में आएगा, जो एग्जाम में आएगा, उसके अंदर आपको केवल इतना ही लिखना है, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूले से हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सा है। यूनिट पूरी होने के बाद क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं अब तक हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। ये थी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, ये है ओम्स लॉ का प्रूफ। अब इसके बाद हम इस आर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आर यानी कि ये आर जो कांस्टेंट आया है ये क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और, ये क्योंकि जो नई चीज आती है ना
जो नया मेहमान आया है हमारे पास आज, इसका भी हम इंट्रोडक्शन जो है वो ले लेते हैं। अब आर जो है ये क्या आया, इसको नया नाम देंगे रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अब क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी कोई मटेरियल हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? कोई मटेरियल हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, या फिर किसी डिवाइस के का खुद का भी क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस हो सकता है। अब रेजिस्टेंस काम क्या करता है? 10th क्लास में आपने पढ़ा है। रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है? अपोज करता है। अपोज का मतलब रोकता है। अब करंट सर्किट से जा रहा है, कंडक्टर से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, लेकिन बीच में रास्ते में क्या है? कोई डिवाइस ऐसी है जो जिसका खुद का क्या है? रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस बोलेगा हाँ भाई कहाँ चला, रुक यहाँ। तो इसका मतलब क्या है? जाने नहीं देगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? कोई मटेरियल या फिर कोई ऐसी डिवाइस जो करंट को फ्लो नहीं होने देगी, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इससे मिलता जुलता नाम और आगे आएगा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा? यूनिट और डायमेंशन तो हमें याद करके साथ लेके चलने ही है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। 10th क्लास में पढ़िए ना, क्योंकि ओम्स लॉ से निकल के आया था रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं डायरेक्टली ओम्स लॉ से निकल के आया था। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या? ओम। पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक। अब इसके बाद क्या है? इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला इस आर का निकालने के लिए सबसे पहले आर का फॉर्मूला निकालो। आर का फॉर्मूला यहाँ से देखिए, ये देखिए मैं जो है ना इनको लिख नहीं रहा प्रॉपरली, मेरी आवाज को सुन के आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे से बेटा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और समझ में नहीं आए तो पूछ भी लीजिए, ठीक है। लिख मैं अच्छे से नहीं रहा बिल्कुल, ठीक है। इतना गंदा जो है शायद कोई नहीं लिखता होगा। चलिए, अब आर की हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आर का, तो इसको एक साइड रखिए, बाकी सबको दूसरी साइड। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहीं से आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब इसका अलग से, पोटेंशियल का अलग से हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है, आई का अलग से, करंट का अलग से डायमेंशन फॉर्मूला पता है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप क्या कीजिए, V का हमने निकाल रखा है डायमेंशन फॉर्मूला, I का आपको पता है, I यानी कि करंट का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? A, ठीक है। तो इसका यूज करके आप क्या बनाइए? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बनाइए, और जब भी आप ये देखो तो तुरंत इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है होकर निकाल के देख लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। तो चलिए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ओम्स लॉ की कुछ क्या नाम है, लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या है, कमी है, ये हर चीज के ऊपर जो है खरा नहीं करता है। तो अब देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है ओम्स लॉ की, लिमिटेशन का मतलब क्या है बेटा कि कोई चीज जहां आके जो है वो अपनी बात पे ना रहे, मतलब अपना जो उसने बोला है उस बात को प्रूव ना कर सके, वहां पे उसकी लिमिट आ जाती है, यानी कि वहां पे अब उसकी बात है उसका कहा नहीं चलता है। तो इस चीज को लिमिटेशन बोलते हैं। मतलब क्या है, सीधे अगर बोले तो ओम्स लॉ को जो जो चीज फॉलो नहीं करती उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस does not obey Ohm's law। ठीक है। हमने क्या बनाया, हमने कंडीशन बनाई कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे, तो V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज आई, कोई ऐसी डिवाइस आई जिसको हम नॉन ओमिक डिवाइस बोलेंगे, वो कह रही है कि भाई कुछ भी कांस्टेंट रखो, V और I प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे।
मतलब जो लीनियर रीजन आता है, जो स्ट्रेट लाइन हमारी कर्व आई थी, जो स्ट्रेट लाइन हमारा जो ग्राफ आया था वी आई का, कब, जब ओम्स लॉ को कोई चीज फॉलो करती है, कोई सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो कैसा ग्राफ आया था? लीनियर ग्राफ आया था। लेकिन नॉन ओमिक डिवाइस क्या बोलती है? नहीं भाई नहीं, लीनियर नहीं आएगा, वरी तो करेगा, v जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे आई वरी करेगा, मतलब चेंज होएगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं होगा, प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो नॉन ओमिक डिवाइस जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, दे हैव नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं वी आई। अगर नॉन ओमिक डिवाइस हमने कोई चलाई है, उसका ग्राफ बनाए तो क्या आएगा? नॉन लीनियर रीजन आएगा। अब यहां तक तो देखिए लीनियर था, अब इसके बाद नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि इतना लीनियर भी हो, ठीक है, वो उस डिवाइस पे डिपेंड करता है कि हमने कैसी डिवाइस ली है। तो नॉन ओमिक डिवाइस हम देखो कितनी बार नाम बोल चुके हैं, और अब तक ये बताया नहीं नॉन ओमिक डिवाइस का एग्जांपल क्या है या नॉन ओमिक डिवाइस क्या होती है। अगर कोई पूछे नॉन ओमिक डिवाइस क्या है, तो सीधे सीधे बोल देंगे हम नॉन ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती या जो ओम के जो रूल है उसको फॉलो नहीं करती, वो नॉन ओमिक हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो इसका एग्जाम्पल है बेटा जितने भी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, या फिर वैक्यूम ट्यूब है हमारा, वो सब के सब, या फिर कोई हमारा जो आयनिक सॉल्यूशन है, वो सब के सब क्या है? नॉन ओमिक डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो ओम्स लॉ को नॉन ओमिक डिवाइस फॉलो नहीं करती, इसके अंदर नॉन लीनियर रीजन भी होता है। ये हमारी हो गई फर्स्ट लिमिटेशन। इसके बाद जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है? जो हमारे सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं, 9th क्लास में पढ़ेंगे बेटा इसको, जो हम सेकंड जो जिसका नाम ले रहे हैं, ये 9th यूनिट में, क्लास में नहीं सॉरी 9th यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए इसको ऊपर से, बिल्कुल डिटेल में हम 9th यूनिट में भी इसको पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जंक्शन डायोड्स, और ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉर एग्जांपल जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर्स हैव non-linear as well as negative region। ठीक है, जो हमारे अब भैया हमारे पास आ गया सेमीकंडक्टर डिवाइस, आगे हम पढ़ेंगे 9th यूनिट में इसको, कि हमारे पास जंक्शन डायोड होते हैं। अगर उसको फॉरवर्ड वाइस में अगर हम जोड़ें तो करंट को जाने देगा, लेकिन रिवर्स में जोड़ दें तो पोटेंशियल कितना भी बढ़ाए जाओ भी करंट नहीं फ्लो होगा उसके अंदर से। तो इसका मतलब क्या है? जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका एग्जांपल ट्रांजिस्टर और जंक्शन डायोड। बेटा इसको डिटेल में 9th यूनिट में हम पढ़ेंगे, आप ज्यादा जो है आपको कंफ्यूज करने का, पजल करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही देख लीजिए एक बार। तो इसका अगर ग्राफ बनाए भी तो कैसे आए? आई वी। ठीक है, ग्राफ बनाए तो कैसे आएगा? सबसे पहले लीनियर रीजन मिलेगा, इसके बाद जो है वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, ये लीनियर, ये रीजन क्या हो जाएगा? लीनियर, क्योंकि वी और आई प्रोपोर्शन में है। इसके बाद क्या हुआ? नॉन लीनियर हो गया। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो डॉटेड लाइन की तरफ से जो है इस तरह से जो है ग्राफ हमारा जाता, लेकिन ये पाथ ना फॉलो करके हमारा ग्राफ क्या आया है? लीनियर नहीं रहा है। ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? जिसमें लीनियर नहीं रहा, इसको बोलेंगे नॉन लीनियर। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है?
ये नेगेटिव रीजन भी इसके अंदर होता है, ठीक है, नेगेटिव रीजन भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर होता है। और इसके साथ साथ इसका ये ग्राफ भी होता है एक, बिल्कुल आगे आपको समझ में आएगा। फॉरवर्ड बायस के लिए तो ये ग्राफ होता है पीएन जंक्शन डायोड में या फिर किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड में, और रिवर्स बायस के लिए ऐसा ग्राफ होगा हमारे पास, ऐसा कुछ, ठीक है, वी आई। तो ये आपको जो है एक बार ऊपर से नॉर्मल सा देख लीजिए, इसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है बेटा, नॉन ओमिक डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं क्योंकि इसके अंदर नॉन लीनियर रीजन होता है। टेम्परेचर चाहे कांस्टेंट हो, चाहे कितनी भी कंडीशन को कांस्टेंट कर लो, नॉन ओमिक डिवाइस जो है वो नहीं फॉलो करेंगे इसको। अब दूसरी बात जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं, ये सब जो डिवाइस हैं वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती क्योंकि इसके अंदर अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं देखते हैं करंट बढ़ता है, इसके बाद पोटेंशियल बढ़ाते हैं देखते हैं कि करंट नहीं बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता है, प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। और अब जब दो और आगे हम पोटेंशियल बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि करंट इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम नेगेटिव रीजन बोलेंगे। अब इसके बाद थर्ड इसकी लिमिटेशन है, वो क्या है, थर्ड लिमिटेशन है गैलियम आर्सेनाइड। ये भी सेमीकंडक्टर अगर एक्चुअल में देखें तो तीनों एक ही आ जाएंगे लिमिटेशन, क्योंकि जब एक बार हमने बोल दिया नॉन ओमिक डिवाइस तो मतलब सारी की सारी वो डिवाइस आ जाएंगी जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। लेकिन हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में जब आएगा तो इसको बिल्कुल पॉइंट्स में अलग अलग लिखना है। तो जो थर्ड जो आएगा उसका वो क्या आएगा, गैलियम आर्सेनाइड बिहेवियर इज ऑल्सो। गैलियम आर्सेनाइड क्या है, गैलियम आर्सेनाइड जो हमारी एलईडी होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। एलईडी के अंदर क्या होता है, एलईडी किससे बनी होती है, गैलियम आर्सेनाइड से मोस्टली बनी होती है। 9th यूनिट में आएगा ये भी हमारे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या बोलेंगे, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर्स ठीक है। करंट डज नॉट वरी in proportion with current, with potential। वह नॉन लीनियर रीजन वाली बात है, ठीक है। जो गैलियम आर्सेनाइड इसके ब्रैकेट में हम एलईडी लिख देंगे अभी, ठीक है। एलईडी के अंदर क्या है, आप पोटेंशियल बढ़ाए जाओ, पोटेंशियल बढ़ाए जाओ, पोटेंशियल बढ़ाए जाओ, करंट इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा हमने भी कि करंट जो है वो वरी नहीं करेगा पोटेंशियल के साथ। पोटेंशियल आप इंक्रीज करते जाएंगे तो देखेंगे कि करंट के अंदर ज्यादा कुछ चेंज जो है वो ऑब्जर्वेबल चेंज जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन नॉर्मल से इसकी लिमिटेशन है बेटा। लेकिन कमाल की बात यह है कि 9th यूनिट भी हम पढ़ेंगे, वहाँ ये सब दोबारा से डिस्कस होगा, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपको जो मेन जो आज के लेक्चर का पॉइंट है वो क्या है, ओम्स लॉ से पूछा जाता है 100%, ठीक है। पिछले पेपर उठा के देख लीजिए या फिर मैं जब यूनिट पूरी होने के बाद क्वेश्चन भेजूंगा उसमें आपको पता चलेगा, वो 100% आपको मिलेगा ओम्स लॉ। दूसरी बात, ओम्स लॉ अगर नहीं आता है 2 नंबर में 2 नंबर में तो आपका न्यूमेरिकल 100%, न्यूमेरिकल तो कंफर्म होगा, ठीक है। या तो ओम्स लॉ पूछ लिया जाएगा आपसे 2 नंबर में, या फिर वो नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल आपसे 100% पूछा ही जाएगा। तो V = IR याद रखिए आप। इन तीन चीज में से रेजिस्टेंस कंफर्म दिया मिलता है, दूसरी चीज पोटेंशियल मिलेगा तो I पूछेगा यानी कि करंट पूछेगा, करंट दिया हुआ होगा तो पोटेंशियल पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हम क्वेश्चन भी एक दिन करेंगे डिस्कस इसके न्यूमेरिकल। और
अब अगले लेक्चर में हम इसके बाद पढ़ते हैं। आज कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सी छोटा सा टॉपिक किया है, ओम्स लॉ। ठीक है, बिल्कुल मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक, ओके।